नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान। और आज के हमारे खास मेहमान हैं इंटरनेशनल न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनुराग सक्सेना। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सो आज हम सर से बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो जानने वाले हैं। तो सर, ये टॉक शो हम शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से अपने जर्नी की शुरुआत करते हैं। ऐसे में बतौर डॉक्टर आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? डॉक्टर बनना तो मेरा स्कूल से तय हो गया था। आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। न्यूरो सर्जरी में जाने का जो मेरा पैशन है वो चालू हुआ जब मेरी जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग हो रही थी। तो हम पहले एमबीबीएस करते हैं जी। उसके लिए हमारे को एग्जाम देनी पड़ती है, जिसको हम प्री मेडिकल कहते हैं। पहले हमारा आजकल नीट हो गई जिसको आप देखते हैं। फिर उसके बाद हम सुपर स्पेशलाइजेशन के पहले हम स्पेशलाइजेशन करते हैं जिसको हम एमएस जनरल सर्जरी कहते हैं। उस समय पे जब न्यूरो सर्जरी से मेरा सामना हुआ तब मेरे को न्यूरो सर्जरी में लगा कि हाँ, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे मरीजों की जान बचाते हैं। और हम जब जान बचाते हैं तो दैट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द पेशेंट्स लाइफ बट दैट आल्सो इन्वॉल्व्स द लाइफ ऑफ द एंटायर फैमिली। सो वी आर एक्चुअली सेविंग अ फैमिली and in terms of that gives us an immense satisfaction. So वहाँ से मेरा न्यूरो सर्जरी से काफ़ी ज़्यादा लगाव पड़ा। फिर मेरी न्यूरो सर्जिकल ट्रेनिंग दिल्ली से हुई, मौलाना मेडिकल कॉलेज जीबी पंत से, जहाँ से मैंने MCH किया। Then I went to UK. I did my FRCS in neurosurgery there. I was in training there. Then I was working in UK. I did my fellowship in spine surgery, complex brain surgeries, pediatric neurosurgery। बच्चों की जो न्यूरोसर्जरी होती है वो बहुत स्पेसिफिक अलग ब्रांच है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग करना इज जस्ट लाइक प्याज है, आप एक छिलका निकालोगे दूसरा आ जाएगा। बट इट गिव्स यू एन इमेंस सेटिस्फेक्शन दिस पर्टिकुलर फील्ड। ये मेरा अपना मानना है। सारी मेडिकल फील्ड्स बहुत ही रिवॉर्डिंग होती हैं जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए, बट न्यूरोसर्जरी मेरे लिए एक्स्ट्रा रिवॉर्डिंग है बिकॉज इट गिव्स मी दैट सेटिस्फेक्शन ऑफ सेविंग लाइफ ऑफ द पेशेंट। एंड डेफिनेटली जब तक आप कोई काम करने में जब तक मजा आ रहा है, मजा आना भी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने पसंद का काम करते हैं ना तो वाकई में मजेदार होता है। और सर ने जैसे कि बताया, बचपन में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था। और जब कुछ डिसीजन आप अर्ली स्टेज में ले लेते हैं ना तो बाकी सारी चीजों के साथ आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाती है। तो सर, इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी, ब्रेन और स्पाइन की आपने बहुत सारी सर्जरीज जो है वो की हैं। ऐसे में ब्रेन और स्पाइन से जुड़ी सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो कौन सी है जो आपके सामने आती है? देखिए, कॉमन प्रॉब्लम आपको जान के हैरानी होगी, जो ब्रेन और स्पाइन की प्रॉब्लम्स हैं सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स नॉन सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं। आपको ब्रेन में आपको ज़्यादा दिखेगा माइग्रेन प्रॉब्लम आपको दिखेंगी, लोगों का मेमोरी लॉस दिखेगा, ये बहुत कॉमनली हमको देखा जाता है। स्पाइन में आपको बैक पेन मिलेगा, सर्वाइकल पेन मिलेगा। यंग जनरेशन में बहुत कॉमन है, हम अभी डिस्कस कर रहे थे कॉल सेंटर्स के कंप्यूटर्स पे काम करने के कारण सर्वाइकल, बच्चों में बारी बस्ते के कारण सर्वाइकल प्रॉब्लम्स आजकल बहुत कॉमन हो रही, टीनेजर्स में बहुत कॉमन है। सो दोज प्रॉब्लम्स आर लार्जली नॉन सर्जिकल प्रॉब्लम्स, बट वो हमारे ही एरिया में, हमारे ही पैथ में आती हैं, न्यूरो साइंसेज में ही आती हैं। सो दोज आर कॉमन प्रॉब्लम्स। बट सर्जिकल प्रॉब्लम्स में अगर आप देखें तो ब्रेन की प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन नहीं होती हैं एंड दे आर वेरी स्पेसिफिक। वी ट्रीट ब्रेन ट्यूमर्स, वी ट्रीट हेमरेजेस, ब्रेन हेमरेजेस। जो सबसे कॉमन इमरजेंसी हम ट्रीट करते हैं वो स्ट्रोक। तो ब्रेन स्ट्रोक है जिसमें हमको कई बार सर्जरीज करनी पड़ती हैं। ब्रेन हेमरेजेस हैं जिसमें नस ब्लीडिंग हो जाती है ब्रेन में। दोज आर वेरी कॉमनली सीन नाउअडेज। देन अभी हमने रिसेंटली ब्रेन ट्यूमर्स का सर्च देखा है। जो हम सोचते थे, हम पढ़ते थे हमारे टाइम पे, ट्रेनिंग के टाइम पे, कि ये 40 साल के बाद, 50 साल के बाद की बीमारी, अभी हमारे को 20s में पेशेंट्स मिल रहे हैं। शायद डायग्नोसिस हमारा अच्छा हो गया है हम लोगों का, या फिर लाइफस्टाइल हमारी चेंज हुई है, कार्सिनोजन से हमारा पाला बहुत पड़ता है लाइफस्टाइल के कारण। सो दोज आर कॉमन प्रॉब्लम्स। स्पाइन में सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो सर्जिकल आती है वो शियाटिका, जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, और सर्वाइकल की प्रॉब्लम, ये हमने बहुत रेगुलरली देखी है। और ओल्ड एज में फीमेल्स में हमने देखा है स्पाइनल स्टेनोसिस, जिसमें नसें सिकुड़ने लगती हैं, नसें दबने लगती हैं, पेशेंट चल नहीं पाते हैं, फीमेल्स जो है यहाँ से वहाँ तक नहीं जा पाती हैं। ओल्ड एज में मेल्स में भी आप कॉमनली देख रहे हैं जी। सर, इसी के साथ बात करें, इंडिया में बहुत कॉमनली देखा जाता है, लोग अपने हेल्थ को बहुत ज्यादा निगलेक्ट करते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ऐसे में जानना चाहूंगी, कैसे कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्हें अगर हम नजरअंदाज करते हैं तो बाद में बहुत मेजर इश्यूज में चेंज हो सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कल्पना, आपने जो पूछा है। देखिए, आप जोमेटो से आप 1500-3000 का खाना बुला लेंगे, लेकिन अगर आप किसी मेडिकल, आपको कोई जांच करने के लिए बोले या आप डॉक्टर को दिखाने जाएं, इसकी जो भी फीस होगी वो देने में हमारे को हमेशा एक हिचक होती है कि क्यों करना है, क्योंकि आप स्वस्थ हो, आपको पता ही नहीं आपके अंदर क्या बीमारी चल रही है। सो हेल्थ इज द मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट इन अवर कंट्री। वी डू नॉट इन्वेस्ट मेंटली इन हेल्थ, नॉट फिजिकली। हम लोग सोचते ही नहीं है इसके बारे में। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको
ध्यान रखना चाहिए वो ये रखना चाहिए कि अगर आपको सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, नया सर दर्द है जो पहले नहीं था, चालू हुआ है और बढ़ता जा रहा है, मॉर्निंग हेडेक्स हो रहे हैं, साथ में वॉमिटिंग हो रही है, या हेडेक के साथ में चक्कर आना, आपको विजन में प्रॉब्लम आना, बैलेंस में चलने में दिक्कत आना, ये ऐसी कुछ भी चीजें हैं जो पहले नहीं थी, यू शुड इमीडिएटली गेट इट चेक्ड। जी सर, अगर कॉमनली बात करूं तो मोस्ट ऑफ द पीपल बार बार सर दर्द आता है, बार बार चक्कर बहुत सारे लोगों को आते हैं, तो ऐसे में ये दोनों प्रॉब्लम्स कब सीरियस हो जाती है, कब हमें इन्हें बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेना चाहिए? देखिए, न्यू ऑनसेट जो चक्कर होता है जो आपको पहले कभी नहीं रहा है और आपको नया ऑनसेट चक्कर है या नया हेडेक है जो कुछ दिन से बढ़ता जा रहा है, परसिस्ट कर रहा है, कुछ हफ्तों से आपको हेडेक है वो ठीक ही नहीं हो रहा है, आप ओवर द काउंटर क्रोसिन में कुछ भी फॉर द एग्जांपल पैरासिटामोल दवाई ले रहे हैं और इट इज नॉट गेटिंग बेटर, सो वो आपको तुरंत चेक कराना चाहिए। जी, एक और बात सर मैं जानना चाहूंगी, कई बार हम अपने नॉर्मल सर दर्द, क्योंकि एक तो हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते कि कौन सा आपका नॉर्मल सर दर्द हो रहा है, कहाँ पे माइग्रेन की, तो अगर कॉमनली अगर मैं जानना चाहूँ मतलब ओवरऑल सबके लिए कब हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं नॉर्मल पेन में, हेडेक में या फिर माइग्रेन? देखिए, हेडेक एज सच इज एन सिम्टम, तो हेडेक अपने आप में बीमारी नहीं है, हेडेक बॉडी को बताने का तरीका है कि कुछ गलत है, तो जब आपको हेडेक हो रहा है तो उसके पीछे का कारण जानना जरूरी है। माइग्रेन एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है जो आपको सालों से होती है, धीरे धीरे होती है, ज़्यादातर पेशेंट्स को सर के एक तरफ होती है, साथ में आपको लाइट से दिक्कत होती है, बहुत नॉइस से दिक्कत होती है। ऐसे में ये ज़रूरी नहीं कि एक तरफ हो, आपको आगे फ्रंट में भी हो सकती है, किसी भी शरीर बॉडी के हिस्से में हो सकती है, लोगों को जिगजैग स्पेक्ट्रम दिखते हैं जिसको हम विजुअल ऑरास कहते हैं। सो ये माइग्रेन प्रॉब्लम्स होती हैं और ये आपको आती है जो आगे चले जाती हैं, आपको एक एपिसोड आएगा फिर चला जाएगा और आपको पता है कि स्ट्रेस हो गया, कुछ भी हो गया, मैं भूखा रह गया, भूखी रह गई, मुझे माइग्रेन आना है, उसको हम मेडिकली ट्रीट करते हैं। लेकिन कोई भी नया हेडेक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, अगर वो माइग्रेन भी है फॉर एग्जांपल और वो 1-2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है, सबसे पहले एक स्कैन करके देखना चाहिए कि ब्रेन में हाई प्रेशर सिम्टम तो नहीं है। हाई प्रेशर किसी भी कारण से हो सकता है, छोटा सा ट्यूमर हो सकता है, क्लॉट हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, पानी बढ़ सकता है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं। As I said again, headache is a sign, as a symptom which tells the body that something is wrong and you should get it checked. So first onset headache जो 5-6 दिन से ज़्यादा चल रहा है, आपको चेक कराना चाहिए। और डेफिनेटली जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने हो तो खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि कई बार हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं, कई बार मेडिकल स्टोर पर जाकर कोई भी दवाइयाँ ले लेते हैं बिना प्रिस्क्राइब की हुई, और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए आगे जाके मुश्किल बन जाती है। सर, इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा, आधे से ज़्यादा यंग जनरेशन जो है वो लैपटॉप, मोबाइल पर या फिर स्क्रीन पर अपना टाइम स्पेंड करती है, ऐसे में कितना हार्मफुल हो सकते हैं या फिर कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इन फ्यूचर ऐसे लोग जो लॉन्ग टाइम स्क्रीन का यूज कर रहे हैं उन्हें हो सकती हैं? ये बहुत कॉमन है आजकल, और ये बीमारियां हम आजकल बचपन से देख रहे हैं, स्कूल चिल्ड्रंस में देख रहे हैं। आजकल हर चीज स्क्रीन पे है, बच्चों की पढ़ाई भी स्क्रीन पे होती है, एवरीथिंग इज ऑन स्क्रीन एंड स्क्रीन हैज ब्लू लाइट, हमको पता है ये सारी चीजें। इट नॉट ओनली अफेक्ट्स योर सर्कैडियन रिदम, मतलब आपके जो साइकिल है, बायोलॉजिकल क्लॉक है आपकी, कि आपको कब सोना है, कब मेलेटोनिन बनना है जो नींद लेके आएगा, हार्मोनल चेंजेस हैं जो आपके डे और नाइट से डिफाइन होती हैं, हम रात भर जग के टीवी देखना है या मोबाइल्स देखना है, ये सारी चीज़ें हमारे हार्मोन डिस्ट्रप्शंस करती हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिस्टर्ब करती हैं। इससे काफ़ी ना केवल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट वी आर सीइंग लॉट ऑफ हेडेक्स हैं, जिसमें माइग्रेन की वैरायटी भी आ गई। ये सारा कॉमन है। ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, हमने देखा है उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम अभी जल्दी हो रही है, 40 ईयर्स में, 20 ईयर्स में भी हमने सर्वाइकल के पेशेंट्स देखे हैं, क्योंकि इसको आजकल मोबाइल नेक बोला जाता है। मोबाइल नेक इज जब आप झुक के कंटिन्यूसली मोबाइल देख रहे हैं, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम जो आपको 50 साल की उम्र में आनी चाहिए वो 20 साल की उम्र में आ रही है। बच्चों के साथ भी वेरी सिमिलर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स टाइप की पिक्चरें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और अगर हम इस चीज़ को लिमिट नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत डेट्रीमेंटल होगा। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि जो स्क्रीन की प्रॉब्लम है वो बचपन से ही बच्चों के साथ देखी जा रही है, सो ऐसे में अगर जानना चाहूँ कि बच्चों में न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम जो है, हम किसके शुरुआती जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं कि हम अर्ली स्टेज पर देखें, पहचानें और क्योर करने की कोशिश करें? कि बच्चों की न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत स्पेसिफिक होती हैं, और एज आई सेड पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी एक अलग सुपर स्पेशलिटी है न्यूरोसर्जरी की। तो बच्चों के स्पाइन की प्रॉब्लम्स, बच्चों की ब्रेन की प्रॉब्लम्स एडल्ट से बिल्कुल अलग होती हैं, उनका इलाज बिल्कुल अलग होता है। और सबसे बड़ी गलती जो हम डॉक्टर्स करते हैं, बच्चों को छोटा एडल्ट समझ के,
आपको अगर बुखार आ रहा है तो आपने पैरासीटामोल की आधी गोली तोड़ के दे दी कि बच्चे आधी दे देते हैं, डोज आपने चेक नहीं करी। वही चीज़ ब्रेन और उसके साथ भी लागू होती है। हम डॉक्टर्स भी मतलब जो एडल्ट जो पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन्स नहीं है या जो डॉक्टर्स नहीं है उनको भी एक टेंडेंसी होती है कि बच्चे को छोटा एडल्ट समझ के ट्रीट करना, जबकि इनकी डिजीज़ बिल्कुल अलग होते हैं। बच्चे के ट्यूमर्स अगर मैं आपको बताऊं, जो एडल्ट में ट्यूमर्स होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं, बच्चों के ट्यूमर्स बिल्कुल अलग होते हैं, उनकी सर्जरीज अलग होती हैं। बच्चों में कंजेनिटल प्रॉब्लम्स होती हैं। आजकल डायग्नोसिस होने के कारण अल्ट्रासाउंड करने के टाइम पे, अगर मदर प्रेगनेंसी के टाइम पे ही मदर का अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें हम काफ़ी बीमारियां पकड़ लेते हैं। तो अभी हमने रिसेंटली एक 5 दिन के बच्चे की सर्जरी करी है, 1 हफ्ते पहले ही हमने 5 डेज़ की सर्जरी करी है। अभी हमारे पास में एक बच्चा शायद कल तक परसों तक डिलीवर होगा, जिसको ब्रेन में पानी पड़ रहा है, जिसको हाइड्रोसेफलस कहते हैं। वो पहले से अल्ट्रासाउंड में डायग्नोस हो गया है, तो बच्चा अगर पैदा होता है स्वस्थ रहता है तो उसकी हमको तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। सो ये पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी के उसमें आता है। स्पाइन की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बच्चों में बिल्कुल यूनिक होती हैं, वो एडल्ट्स में नहीं मिलती। उसकी सर्जरी बिल्कुल अलग होती है। और जब बच्चे छोटे रहते हैं उनका एनाटमी बहुत अलग होती है। हम सबसे जब काफ़ी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, कुछ चीज़ें डेवलप नहीं हुई होती हैं। बच्चों का ब्लड वॉल्यूम बहुत कम होता है। मेरा आपका 5 लीटर 6 लीटर होगा, बच्चों का शुरुआत में मुश्किल से 1 लीटर से भी कम होता है। तो सर्जरी के दौरान अगर हम 50-100 ml ब्लड लॉस भी कर दें तो बहुत सीरियस मैटर होता है। सो उसके लिए बहुत ही स्पेशल टेक्निक्स चाहिए होती हैं, स्पेशल सेटअप चाहिए होता है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट चाहिए होता है। बच्चों की जहाँ भी सर्जरी अगर आनी है, आपको ये देखना ज़रूरी है कि वो प्रॉपरली डेवलप्ड पीडियाट्रिक सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। जी सर, इसी के साथ आपने ब्रेन ट्यूमर की बात की, तो एक और बात मैं जानना चाहूँगी। सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये मिथ है कि ब्रेन ट्यूमर एक बार किसी को हो जाए तो वो बाद में व्यक्ति पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता आफ्टर सर्जरी भी। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, ये कितना मिथ है, कितना सही है? मिथ है, ये कंप्लीट मिथ है। हाँ देखिए, कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं जो कैंसरस वैरायटी में आते हैं, जिनको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहते हैं, ग्रेड 4 ट्यूमर्स हैं, GBM जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं। वो होना एक बैड न्यूज़ है। उसमें ऑब्वियसली आपकी लाइफ कंप्लीट चेंज हो जाएगी और आपकी लाइफ कंप्लीटली बहुत हद तक शॉर्ट हो जाती है। जहाँ तक बेनाइन ट्यूमर्स का सवाल है, टाइमली डायग्नोसिस, टाइमली सर्जरी एट अ गुड सेंटर, आपने ढंग से करा लिया और वो ट्यूमर निकल गया और आपको डेफिसिट अगर सर्जरी के पहले नहीं है और वो आप सर्जरी के बाद अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, तो यू कैन लीड एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ आफ्टर सर्जरी। जी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सोसाइटी में अभी भी मिथ के रूप में हमारे सामने आती है। और कल्पना हर बार कहती है कि जब भी आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो तो डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे उतनी जल्दी आप ठीक हो पाएंगे। सर, इसी के साथ मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगी। आपने बात की स्ट्रेस और चिंता, क्योंकि यूथ की हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, और स्ट्रेस और चिंता हमारे काम के साथ ही आती है। एज अ डॉक्टर आपको भी अपने प्रोफेशन में कहीं ना कहीं फेस करनी ही होती होंगी। सो मैं जानना चाहूंगी सर, ये सीधे हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर असर डालता है? किस तरह से हमारी पूरी लाइफ को इफेक्ट करता है? हमारा तो हर डे स्ट्रेस से चालू होता है और वो एक्चुअली ज़रूरी भी है बॉडी में या मेंटली एज अ ह्यूमन बीइंग। जो हमारे को बॉडी मतलब नेचर ने कैपेसिटी दी है, सोचने की क्षमता दी है और एक्सप्रेस करने की, और जहाँ तक हम पहुँचे हैं वो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। स्ट्रेस तो आपको हर फील्ड में रहेगा, हिस्ट्री में चिरकाल से स्ट्रेस रहा है ना ह्यूमंस को। तो वो स्ट्रेस समय के साथ में और बढ़ेगा जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होंगी, एडवांसमेंट्स होंगे, जैसे जैसे आपके जॉब प्रोफाइल्स चेंज होंगे, स्ट्रेस हमेशा बढ़ता रहेगा। स्ट्रेस को सबसे बीट करने का अच्छा तरीका ये है, आपको 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आपकी बॉडी, आपका ब्रेन और आपका माइंड, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें सिंक करके काम करती हैं। अगर आप ढंग से सो रहे हैं, आप 7-8 घंटे की रेगुलर नींद ले रहे हैं, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में आप यू आर अ सोशल एनिमल, वी आर ऑल सोशल एनिमल्स, वी आर ह्यूमन बींग्स। सो दोस्तों से मिलिए जुलिए, अपनी ईटिंग हैबिट्स अच्छी रखिए, नशे की चीज़ों से बचिए। इसके अलावा अपना स्क्रीन टाइम कम करिए, नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं देखें, ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़, हम लोग बोलते हैं न्यूज़ अवॉइड करिए, जहाँ तक हो सके आप पढ़ लीजिए। हम यूजुअली अवॉइड करते हैं नेगेटिव, क्योंकि आज नेगेटिव न्यूज़ ही ज़्यादा बिकती है और वही ज़्यादा दिखाई जाती है, एंड दैट चेंजेस द माइंडसेट। स्पेशली जब टीनेजर्स और बच्चे, जेनजी है जो आप देख रहे हैं, वो आपको हमेशा एक पूरे वर्ल्ड की एक नेगेटिव पिक्चर पोर्ट्रे करता है। द एनवायरमेंट अराउंड अस इज, वी विल लाइक टू रीड नेगेटिव न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ को हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो दोज आर द रीजंस। इफ यू कैन चेंज अवर माइंडसेट टुवर्ड्स द स्ट्रेस, मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ। और डेफिनेटली जब आप एक नेगेटिव थॉट पढ़ते हैं तो वो पूरे दिन आपके साथ रहता है, और कब वो सारी आपकी पूरी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है आपको भी नहीं पता चलता। आपके छोटे छोटे कोई भी आप काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक थॉट आपका पूरा दिन खराब करके ही जाएगा। तो जैसा कि सर ने कहा है, पॉजिटिविटी अपने पास रखिए, पॉजिटिविटी चीज़ें कीजिए,
कीजिए और पॉजिटिविटी बिखेरते रहिए, क्योंकि जितना पॉजिटिव आप रहेंगे उतना पॉजिटिव ही आप फील करेंगे और आपके आसपास भी चीज़ें उतनी पॉजिटिव होने वाली है। सर लास्ट नॉट द लीस्ट आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगी। स्लीप साइकिल की हम बात करें, सबका बिगड़ा हुआ है ऑलमोस्ट, यंग जनरेशन जो तो पूरी तबाह हो गई है अपनी स्लीप साइकिल को लेके। तो ऐसे में नींद से जुड़ी अगर हम बीमारियां जानना चाहें कि नींद की कमी से कौन कौन सी न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती है? नींद की कमी से मैक्सिमम आपको जितनी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं, स्ट्रेस रिलेटेड है या नींद से रिलेटेड है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो स्टार्ट होती हैं ये बहुत अर्ली स्टार्ट हमने देखा है स्टार्ट होती हैं। और इसमें सबसे कॉमन है हेडेक्स का होना, आपको लैक ऑफ कंसंट्रेशन होना, मेमोरी लॉस चालू होना अर्ली स्टेजेस में। आपका ब्रेन आपके फ़ोन जैसा ही है, आप उसको पूरा चार्ज नहीं करेंगे, बीच बीच में चार्ज करते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे तो उसकी लाइफ कम होती जाती है। आप उसको एडिक्वेटली चार्ज करके रखेंगे, उसको रेस्ट देंगे तो वो लंबे समय तक चलता है। सेम ब्रेन के साथ भी है। खाने पीने के अलावा सब कुछ, अपने हेल्दी एक्सरसाइज वगैरह करने के अलावा स्लीप, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा प्रोफेशन हमारे को कई बार अलाउ नहीं करता है, एज ए न्यूरो सर्जन हमको रात रात को उठ के सर्जरी करनी पड़ती है, लाइफ सेविंग सर्जरीज करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे को एज ए न्यूरो साइंटिस्ट पता होता है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक गुड नाइट स्लीप। सो आपको अगर ऐसा कभी है कि आपको जगना पड़ रहा है तो मेक श्योर दैट यू हैव फ्यू डेज ऑफ रेस्ट इन टर्म्स ऑफ फ्यू नाइट्स ऑफ रेस्ट। आपको रात में सोना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन के सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स रात में ही रिजनरेट होते हैं। बच्चों के लिए ग्रोथ हार्मोन रात में सीक्रेट होता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे एडिक्वेट स्लीप लें, 10 बजे के पहले सो जाएं, 9-10 बजे के पहले, और 7-8 घंटे या ज़्यादा, मिनिमम 8 आवर्स बोलते हैं बच्चों में। उससे भी बहुत बड़ा कंपोनेंट उनकी ग्रोथ पे हैम्पर करता है। बच्चों के न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमारे आप सबके न्यूरोट्रांसमीटर्स रात में रिप्लेनिश होते हैं। सो इसलिए ब्रेन चार्जेस इन द नाइट। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर नॉट नॉक्टर्नल एनिमल्स। नेचर ने हमारे को रात में जगने के लिए नहीं बनाया है जैसे बाकी एनिमल्स को बनाया है। हमारी दिनचर्या हमने ऐसी कर ली है, ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स हैं, हम रात भर जग के टेलीफोन रील्स हैं, सब कुछ चीज़ें देख रहे हैं। ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू टेक अ टोल ऑन यू। और छोटी छोटी चीजें जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में एड ऑन करना है, डेफिनेटली एक छोटे से चेंजेस आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो अगर सोच ले आपको हेल्दी जीना है, हेल्दी रहना है, तो ये छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में करते रहें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी स्लीप साइकिल को चेंज कीजिए, क्योंकि जितना बेहतर आप रखेंगे, 7 से 8 घंटे की नींद लेंगे तो वो आपको एक बेहतर कल जरूर देगा। थैंक यू सो मच सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, इट वाज अ प्लेजर। जाते जाते ग्वालियर से क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ग्वालियर, मेरा हमेशा से बचपन से मेरा घर रहा है, मेरे फादर ग्वालियर को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ के आके हमेशा से एक बड़ा अपनापन लगता है। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ, मैं बचपन से आता रहा हूँ ग्वालियर, तो ऐसा ही लगता है कि मैं अपने शहर आ गया हूँ। मैं एमपी को बिलोंग करता हूँ, इंदौर का हूँ, लेकिन ग्वालियर में भी मेरी काफ़ी फैमिली रहती है। बस मुझे ग्वालियर वालों को यही चीज़ कहना है कि जब भी आपको मौका मिले, अपने स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। हर चीज़ों में हेल्थ को प्रायोरिटी रखिए। आप अगर हेल्दी रहेंगे, आपकी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा है और पूरे नेशन के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ भी आपको लगे कि मुझे डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है, प्लीज़ हिचकिचाएं नहीं। लोग बाग डरते हैं डॉक्टर्स के पास जाने में कि कोई बीमारी नहीं निकल के आ जाए सामने। सो द फियर ऑफ डायग्नोसिस को, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं इंटरव्यू में यह कहता हूँ कि आप लोग बीमारी से मत डरिए, आपको जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टर को जाके दिखाइए। कुछ अगर निकल के आता है तो टाइमली इलाज कराइए, और सर्जिकल प्रॉब्लम्स अगर निकल के आती है तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल। और बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। कई बार हमें पता होता है लेकिन शायद हम उतना ध्यान नहीं देते, तो ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि जब से आप ध्यान देना शुरू करेंगे चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट वाज अ प्लेजर, लवली मीटिंग यू। थैंक यू सो मच सर। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।